हाँ तो भाई लोगों कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जल्दी पढ़ेंगे और पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करते हुए पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले चैप्टर खोलते हो तो एक टॉपिक आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है भाई? देखो डोमेस्टिक टेरिटरी तो भाई सबको पता है। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे अंडर है वो हमारी टेरिटरी होगी। जैसे इंडिया वो हमारी टेरिटरी है पूरी की पूरी, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी जो हमारे अंदर है, मतलब हमारे कंट्रोल में है। ये तो सबको ही पता है। लेकिन हमको मतलब इसमें ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछेगा हमारा मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये आएगा कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड करती है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। इस पर सबसे पहला पॉइंट आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब शिप्स हो गई, जैसे शिप्स तो पानी में होती है, हम पानी को तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पानी तो पूरा समुद्र होता है। तो उसमें अगर किसी और कंट्री के मतलब रिवर में, किसी और कंट्री के रिवर में या सी में हमारी शिप चली जाती है तो वो शिप उनकी नहीं कहलाएगी, वो शिप हमारी होगी। और एयरक्राफ्ट जैसे एरोप्लेन चला गया तो वो एरोप्लेन भी हमारा होगा, समझे, ये इंक्लूड होता है। और फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। जो फिशिंग वेसल्स होते हैं जैसे मतलब कुछ मछुआरे होते हैं जो कभी कभी अपना एरिया पार करके कहीं और चले जाते हैं, तो उनने जो मछली पकड़ी है वो दूसरे एरिया वालों की नहीं होगी, वो हमारी होगी। ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होता है। और लास्ट होता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। मिलिट्री तो आप समझ गए होंगे, अगर दूसरी कंट्री में हमारा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है तो मतलब वो हमारा है, वो दूसरी कंट्री का नहीं है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट मतलब एम्बेसीज क्या होती है, देखो जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया की एम्बेसीज होती हैं बाकी सारी कंट्रीज़ में, जहाँ से आप लोग करेंसी एक्सचेंज करते हो, बाकी हर चीज़ करते हो, जहाँ पे कंप्लेन करते हो आप। जैसे आप अमेरिका गए तो अमेरिका में आप अमेरिकन एजेंसी को नहीं करोगे, आप इंडियन एम्बेसीज होंगी, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च करोगे और वो लोग आपकी सुनेंगे। तो ये एम्बेसीज होती हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब इंक्लूड होता है। दूसरी बात क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, सिंपल इसी का उल्टा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अनदर कंट्री या फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का हमारे में नहीं इंक्लूड होगा, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इंक्लूड नहीं होगा। और क्या नहीं इंक्लूड होगा भाई? और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, WHO वगैरह वगैरह, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर आ गई तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये इंक्लूड नहीं की जाएंगी। और इनके एम्प्लॉयज़ भी नहीं किए जाएंगे इंक्लूड। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए आपके। अब एक टॉपिक आता है नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एक इंडिविजुअल होता है या फिर एक इंस्टीट्यूट होगा जो उस कंट्री में रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि मतलब उसका रहना, खाना पीना, खर्चा, वो कमाता भी वहीं है और खर्चा भी वहीं करता है, वो उसी कंट्री में हो, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहलाता है। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 चीज़ें आती है, मैंने जैसे आपको बताया, वो या तो उसी कंट्री में रहना चाहिए सबसे पहला, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए वो। दूसरा मतलब उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग, ये सब उसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ वो रहता है, मतलब उसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि कौन इंक्लूड नहीं होता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री में। सबसे पहला भाई फॉरेन टूरिस्ट, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो नहीं होते नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड, क्योंकि वो बाहर से घूमने आए हैं, वो वहाँ रहते नहीं हैं, खर्चा पानी नहीं करते हैं उधर अपना, वो सिर्फ घूमने आए हैं। फिर फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसीज, जो मैंने अभी बताया था स्टाफ्स, ये सब नहीं होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई वो एम्प्लॉई है उसके, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएगा। फिर बॉर्डर वर्कर्स तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं आएंगे, बस इतना याद कर लो, हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप देखो एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सिटीजनशिप एक बंदे को 2 तरीके से मिल सकती है, या तो वो उसी कंट्री में पैदा हुआ हो या तो उसने लीगली अप्लाई किया हो। अगर वो बाहर से पैदा होकर आया तो उसने लीगली अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया हो, तो वो सिटीजन कहलाता है। और रेजिडेंशिप अलग होती है। रेजिडेंशिप मतलब क्या होता है? रेजिडेंट बनना अलग होता है। रेजिडेंट बनना क्या होता है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए, लेकिन सिटीजन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है। सिटीजन बनने के लिए सिर्फ या तो वो पैदा उसी कंट्री में होना चाहिए या तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देनी चाहिए, बस। इसके बाद भाई लोगों आता है एक टॉपिक फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। मेनली इसका डिफरेंस आता है 3 मार्क्स में, तो मैं 3-4 पॉइंट आपको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला मीनिंग, भाई मीनिंग लिख लो आप। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? ये इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ये इनकम होती है फैक्टर सर्विसेज देने, मतलब जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, हाउस होल्ड अपनी सर्विस देते थे फर्म को, तो उससे जो इनकम होती है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस के, मतलब आपने उनका कुछ काम नहीं किया है लेकिन आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपकी ट्रांसफ़र इनकम होती है। तो जैसे इनके एग्जाम्पल देख लो यार, एक पॉइंट एग्जाम्पल भी लिख लेना। देखो एग्जाम्पल क्या, फैक्टर इनकम क्या होगी? जैसे काम किया आपने, रेंट मिला आपको, वेज मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला,
ये सब फैक्टर इनकम के एग्जांपल। तो ट्रांसफ़र इनकम के जैसे आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, इसके लिए आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, बस आपको मिला है, तो ट्रांसफ़र इनकम हो गई। फिर दूसरा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट। जो फैक्टर इनकम है वो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने काम किया और आपको पैसा मिला है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट बोला, ट्रांसफ़र इनकम है जो, वो एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं मिला, आपको सिर्फ रिसिप्ट मिली है। जैसे गवर्नमेंट को हम टैक्स भरते हैं ना, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, उनकी गवर्नमेंट की इनकम को, वही सिंपल। उसके बाद एक और डिफरेंस आता है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में। देखो फाइनल गुड सिंपली क्या होता है, फाइनल गुड ये गुड होता है जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ होगा, या तो आप उसको कंज्यूम करोगे, या फिर उसमें इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। और इंटरमीडिएट गुड या तो रीसेल के लिए होता है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। इनके एग्जांपल देख लो। जैसे एग्जांपल मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, मतलब मिल्क अगर हाउस होल्ड ने परचेज किया है कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड होगा। और अगर मिल्क डेयरी शॉप यूज़ कर रहा है या परचेज कर रहा है रीसेल के लिए, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसमें कंज्यूम नहीं कर रहा है वो, ना ही इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और दोनों का नेचर है, तो मतलब फाइनल गुड जो है वो बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड सिर्फ नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता है। बस 3 पॉइंट हो गए, ईजी। अब एक और पॉइंट लिखना है तो देखो प्रोडक्शन बाउंड्री लिख देना, मतलब फाइनल गुड ने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दिया, मतलब उसको अब फाइनली कंज्यूम करना है, अब उससे और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इंटरमीडिएट गुड स्टिल प्रोडक्शन बाउंड्री में है, उससे अभी और गुड्स बनने वाले हैं, या तो वो रीसेल होने वाले या तो उससे और गुड्स बनने वाले हैं, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। बस इतना सिंपल है यार, और कुछ नहीं होता इसमें। देखो इसके बाद एक टॉपिक आता है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। इसमें भी डिफरेंस है, 3 डिफरेंस हो गए भाई टोटल। इसमें देख लो क्या है। सबसे पहले कंजम्पशन गुड क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड वो गुड होते हैं जो ह्यूमन की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कैपिटल गुड इनडायरेक्टली। जैसे कंजम्पशन गुड आप कंज्यूम करते हो तो आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, आपने कंज्यूम किया। लेकिन कैपिटल गुड वो गुड होते हैं, जैसे आप मशीन है, वो कैपिटल गुड है, मशीन से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो प्रोडक्ट आपकी डिमांड को मतलब सेटिस्फाई करेंगे आपको, है ना। ह्यूमन वांट्स को प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन बने किससे, मशीन से। तो मशीन क्या है, कैपिटल गुड है, ठीक है। तो एक और पॉइंट आ जाता है इसमें, कंजम्पशन गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है, आपने कंज्यूम किया आपको मिल गया, डायरेक्ट डिमांड है। इन कैपिटल गुड की डिराइव डिमांड होती है, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए इसलिए आपको कैपिटल गुड चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब कंजम्पशन गुड की तो बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेड होगी, मतलब लिमिटेड होगी, क्योंकि आपका बना हो कंज्यूम कर दिया। लेकिन जो मशीनरी वगैरह होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं, उनकी मोर देन 1 ईयर होती है। भाई जाहिर सी बात है, एक मशीन लेते हो 1 साल से पहले तो उसको कबाड़ा नहीं कर देते हो ना, 1 साल वो चलती है, 5-6 साल चलती है, लेकिन इसमें लिखा है 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा उसकी होती ही होती है, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। देखो इसके लिए सबसे पहले समझो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें एक डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लो। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एडिशन टू स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब इन्वेस्टमेंट में आप कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी का, उसमें आप ऐड कर रहे हो कुछ। तो सबसे पहले होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं बनाते हो, डेप्रिसिएशन से पहले की, मतलब डेप्रिसिएशन उसमें नहीं हटाते हो, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई। नेट इन्वेस्टमेंट जिसमें से डेप्रिसिएशन हट गया है, जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब आपकी जो फिक्स्ड एसेट, जैसे आपने बाइक खरीदी तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है जैसे आप खरीदते हो, तो गिरने को ही डेप्रिसिएशन टर्म दे दिया, डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको गिरने को, ठीक है। और डेप्रिसिएशन मेनली 3 चीज़ों से होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब आप कंटिन्यूसली उसका यूज़ कर रहे हो तो वो डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू। दूसरा पासेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम पास होते रहता है, टाइम जाते रहता है तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, हाँ आप उसका यूज़ करो चाहे ना करो, है ना। और तीसरा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब आपको पता था कि वो डिक्रीज होने वाली है, या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया या डिमांड उसकी कम हो गई है तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। बस 3 चीज़ें, सिंपल। फिर इसके बाद टॉपिक आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इसका फॉर्मूला है, याद रखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। NIT बराबर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे देते हो, इनडायरेक्टली देते हो, GST वगैरह। डायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट हाउस होल्ड पे लगता है, ठीक है। सब्सिडीज़ क्या होती हैं, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सोशल वेलफेयर को फुलफिल करने के लिए। मतलब आपको किसी चीज़ पे सब्सिडी मिल गई, आपको सामान सस्ता मिल गया, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बस इसके बाद आखिरी एक टॉपिक है
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनफीफा। भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मूले में बहुत काम आता है, ऐसे तो उतना नहीं आता है। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। मतलब आपने कितना कमाया उसको और आपने जितना दिया, दोनों को माइनस कर दो, बचा जो है वो आपकी इनकम है ना। आप अपनी इनकम भी ऐसे कैलकुलेट करते हो ना, सेविंग्स भी ऐसे कैलकुलेट करते हो ना। आपकी इनकम होती है और आपका कंजम्पशन होता है, बचता है सेविंग, है ना। तो एनफीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एनफीफा मतलब इसमें NFIA लिखा है, लेकिन मैं एनफीफा पढ़ता हूँ, उसको मतलब आदत है ना थोड़ी सी, तो NFIA भी आप कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, मतलब लिखना NFIA ही है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी टॉपिक है, आराम से पढ़ो भाई, आखिरी टॉपिक है और ये कभी कभार आ जाता है 3 मार्क्स में, मेरे टाइम पे तो आया था। देखो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट कंपनसेशन 3 कंपोनेंट है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फिर नेट रिटेन्ड अर्निंग। देखो तीनों में आपको एक लाइन रटनी है, मतलब थोड़ा सा समझना है। हाँ रटना ही बोलूँगा मैं, उसको रटना है थोड़ा सा, भाई रटना पड़ता है कभी कभार, थोड़ा सा रटना है और तीनों याद हो जाएंगे आपको। देखो और समझ गए तो और अच्छा है। देखो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है, ये डिफरेंस होता है उसके बीच का। जैसे कोई एम्प्लॉय इंडिया का है, डोमेस्टिक टेरिटरी का है और बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसको क्या इनकम हुई है, उसको जो इनकम हुई है माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे हम जो बाहर का बंदा है यानी फॉरेन का है, वो इंडिया में यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में आके कुछ इनकम कर रहा है, जो हमने उसको पेमेंट दी, उसकी इनकम मतलब हमारा पेमेंट हो गया ना, तो जो हमने पेमेंट दी है, तो दोनों को माइनस करके जो बचेगा वो होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है। दूसरा होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी सेम, ये डिफरेंस होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम जो बंदा रिसीव कर रहा है, रेसिडेंट है हमारी कंट्री का, बाहर फॉरेन में रिसीव कर रहा है, और माइनस कर दो उसमें से, उसका डिफरेंस होता है हम में जो हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंट है और हमारे यहाँ जो इन सबसे अर्निंग कर रहा है उसको, सिंपल। फिर होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग, इसमें भी सेम, रिटेन्ड अर्निंग जो हमारा रेसिडेंट है बाहर कमा रहा है और रिटेन्ड अर्निंग जो नॉन रेसिडेंट है उसको हम पे कर रहे हैं, बस सिंपल है। इतना सा मतलब छोटा सा बहुत चैप्टर था, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और कोई सजेशन देना है वो भी दे सकते हो। आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा चैप्टर। मैं बहुत लंबा वीडियो बनाने की ट्राई नहीं करता भाई, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मुझे पता है पेपर में क्या आने वाला है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पढ़ते रहो भाई, 80% से ऊपर आराम से आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब